हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का बहुत ही मोस्ट वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, आज हम बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल की सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारा क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्या होता है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है। और इनका उल्टा भी होता है, मतलब ऋग्वेद का उल्टा देखिए, ऋग्वेद का होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उल्टा क्या होता है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उल्टा होता है धनुर्वेद। सामवेद का उल्टा होता है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का होता है शिल्पवेद, उसका उल्टा, ठीक है। मतलब उसका उपवेद, उल्टा मतलब उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद होता है मतलब गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद, ठीक है। और अगर आपको कोई पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है, सबसे वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। और अगर पूछेगा कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो जो यानी आधुनिक वेद कौन सा है, तो ये होगा अर्थवेद। सबसे नया वेद आधुनिक वेद है ये अर्थवेद, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वेदों के बारे में समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, मतलब उपनिवेशवाद हमारे भारत में भी हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे ना, शासन करने आ गए, तभी किसी और देश का राज हमारे देश में गुलाम बन गया, हमारा देश गुलाम बन गया। तो उस चीज़ को हम उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई शासन या प्रशासन तंत्र अपने साम्राज्य का विकास करना चाहता है तब वह उपनिवेशवाद का अपनाता है। सख्त शासक जब दूसरे शासक को पराजित करके अपने साम्राज्य के तहत विभिन्न उपनिवेशवाद स्थापित करता है तो ऐसी क्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो देखिए, अंग्रेज की सरकार ने हमारे देश को पर शासन करके वो अपना शासन चलाने की कोशिश कर रहा था, तो वो उपनिवेशवाद कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे क्या है, देखिए, को ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। इंग्लैंड ने अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया, भारत पर शासन किया। उस अपनाने के लिए, जो देखिए, विस्तार करने के लिए शासन के अधीन रखा। उसने भारतीय महाद्वीप में भी अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए। देखिए, अपने शासन, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने हमारे भारत पे भी अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया। मतलब हमारे भारत को भी गुलाम बनाया और इसको भी अपना देश बनाने की कोशिश की उसने। यहाँ पे भी, यहाँ के सभी कुछ उसने, देखिए, पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जब से अंग्रेज आए हमारे देश को लूट पाट के चले गए वो लोग, ठीक है। तो देखिए, आई होप आपको उस उपनिवेशवाद के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। बोल रहे हैं सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आंसर की ओर देखते हैं, क्या है। समाज की अनेक भौतिक और अभौतिक इकाइयाँ अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए एक कर्मबद्ध ढांचे का निर्माण करती है। देखिए, समाज की अनेक भौतिक चीज़ें, अभौतिकियाँ, इकाइयाँ अपनी अपनी भूमिका, मतलब अपने अपने किरदार निभाने के लिए वो अपना अपना कर्मबद्ध ढांचा का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, संक्षिप्त में उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। तो उसी चीज़ को हम सामाजिक संरचना कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा आगे तरफ देख रहे हैं, आगे क्या है। आगे, उदाहरण के लिए भौतिक इकाइयों के रूप में अनेक समितियां हैं। संगठन जैसे गांव, परिवार, स्कूल, राजनीतिक दल, शहर, प्रांत। अभौतिक तत्व, ये सब क्या थे, ये सब थे भौतिक इकाइयां, ठीक है। आदि एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हुए दूसरे और अनेक अभौतिक। तो अभौतिक तत्व क्या है, देखिए, सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, रीति रिवाज, भाषा आदि कर्मबद्ध कर रहे सामाजिक संरचना में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई भौतिक पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए,
भौतिक संगठन पूछेगा ना तो ये दीजिएगा, गांव, परिवार, स्कूल, राजनीतिक दल, शहर, ये सब दीजिएगा, ठीक है, समितियाँ। और अभौतिक तत्व पूछेगा तो सामाजिक मूल्य, प्रथा, रीति रिवाज, भाषा आदि क्रमबद्ध कर सकते हैं। ये सब क्या है, सामाजिक संरचना का योगदान देते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे हमारी क्या है, देखिए आगे है योगदान देते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात विभिन्न समूह, समितियों तथा संस्थाओं आदि में संकुल से है। ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा आगे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद। बच्चों राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो हमने भी राष्ट्रवाद दिखाई ना, अपने देश के प्रति प्रेम दिखाई। हमारे सैनिकों ने, हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने लड़ाई की अपने देश की रक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये राष्ट्रवाद था। आज भी अगर कोई कहेगा कि भारत को मैं ख़त्म कर दूंगा तो आप जाके आगे होइएगा ना लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रवाद है, अपने देश के प्रति प्रेम है। इसी चीज़ को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब उपनिवेशवाद के शासक अपने उपनिवेशवाद के लोग पर अत्याचार करने लगते हैं, देखिए अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे थे ना, तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। बिल्कुल अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे थे तो भारत के मन में, भारत के लोगों के मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा, तब वो लड़ाई के युद्ध हुआ और फिर हमने भारत को आज़ाद किया हमारे। तो चलिए क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग शोषण मुक्त होना चाहते हैं। बिल्कुल राष्ट्रवाद ऐसी चीज़ है जो आपको किसी के शासन में रहने का इच्छा नहीं देता है, वो शोषण मुक्त होना चाहता है, ठीक है। इसके लिए राष्ट्रवादी आंदोलन चलाकर लोग देश की स्वतंत्रता करना चाहते थे। बिल्कुल हमारे देश में भी राष्ट्रवादी आंदोलन चला था जिससे हमारे देश को आज़ाद स्वतंत्रता मिली। इसके ज्वलंत उदाहरण भारतीय राष्ट्रवाद है। बिल्कुल देखिए इसका उदाहरण जो है, इस वक्त भी राष्ट्रवाद का जो उदाहरण है वो भारतीय है, ठीक है। भारत में ये चीज़ हो चुकी है। राष्ट्रवाद आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन करके ही भारत के लोगों ने अंग्रेजों को देश से छोड़ने पर मजबूर किया। देखिए भारत के लोगों ने इस राष्ट्रवाद के तहत ही और आंदोलन करके ही अंग्रेजों को देश छोड़ने में मजबूर किया। आई होप ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमारे भारत की स्वतंत्रता को ही आप छाप दीजिएगा तो भी उसमें आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वही चीज़ तो है राष्ट्रवाद। कैसे युद्ध हुआ, कैसे अपने हमारे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने, भगत सिंह ने, इन सब ने लड़ाई की और हमारे देश को आज़ाद दिलाया। तो इसी लड़ाई की और सब हमारा आंदोलन रखे, इसी चीज़ को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए। बहुत सारे बदलाव आए। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में पहले उत्पादन होता था, व्यापार होता था, और अब उन लोग के आने के बाद, उपनिवेशवाद के आने के बाद ये सब समाप्त हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, कच्चे माल, कृषि, इन सब चीज़ें मतलब उत्पत्ति हुई, वो सब चीज़ें बंद हो गया। जो व्यापार होता था, कृषि होता था, हालांकि अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन तब तो जब उपनिवेशवाद आया था तब ये सब समाप्त हो गया ना। तो यही सब पूछ रहा है। देखिए उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। तो देखिए उपनिवेशवाद के आते ही उत्पादन, व्यापार और कृषि विघटन हुआ। कृषि का विघटन हुआ मतलब वो सब कम हो गया। हस्तकला का उद्योग समाप्त हो गए। उद्योग मतलब फैक्ट्रियां, यहाँ की अधिकतर जो भारत की फैक्ट्रियां थी, उद्योग थे, वो समाप्त हो गए। अंग्रेज राज के पहले भारत बने बनाए सामानों का निर्यात था। बिल्कुल भारत एक बहुत अच्छा व्यापारिक स्रोत था, यहाँ बने बनाए सामानों का निर्यात था भारत। लेकिन अंग्रेजों के वो आने से पहले एक मुख्य केंद्र था। परंतु उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल, कृषि उत्पादन का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। बिल्कुल देखिए कच्चे माल उगाते अगर नहीं थे ना यहाँ की कृषि, तो अंग्रेज लोग उन पे जुल्म करते थे, उनको मारते पीटते थे और जोर जबरदस्ती से कच्चे माल उगाते थे, कृषि को करने में, कृषि शोध करने में उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया देश को। हमारे देश में कितना शासन हुआ था। चलिए आई होप इसको उपनिवेशवाद के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बच्चों पहले तो ये जान, आश्रम व्यवस्था से क्या समझते हैं। हिंदू धर्म में ना, धर्मशास्त्र में 4 आश्रम हैं, ठीक है,
और इन आश्रम व्यवस्था को बहुत ही मान दिया गया हिंदू धर्म में, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए, ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 मुख्य आश्रम है। ब्रह्मचार्य आश्रम मतलब इसमें कोई विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, वो ब्रह्मचार्य रहेगा, तो उसको ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं ना। ये मनुष्य के कर्तव्य हैं, 4 कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम मतलब वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी लेगा, वो घर परिवार को संभालेगा, इसको हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम जैसे कई महीनों के लिए, कई सालों के लिए, 14 सालों के लिए श्री राम ने लिया था वानप्रस्थ, तो इसी चीज़ को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और संन्यास आश्रम, इसमें भी आप विवाह दान नहीं कर सकते, भगवान की पूजा पाठ में लीन रहेंगे, इस चीज़ को संन्यास आश्रम कहते हैं। आश्रम ये सब मनुष्य की कर्तव्य है, जो जिस आश्रम को ग्रहण करता है उसे उसका पालन करना होता है, ठीक है। कोई संन्यास आश्रम का ग्रहण करेगा तो उसको सन्यासी पालन करना होगा, ब्रह्मचार्य का करेगा तो उसको ब्रह्मचार्य पालन करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आश्रम के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वर्ण व्यवस्था क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था क्या है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था और ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब इन दोनों में से एक तो पूछता ही है सवाल एग्जाम में, या तो वर्ण व्यवस्था पूछेगा या आश्रम में, तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखिए वर्ण श्रम धर्म विषय से आप क्या जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है बताए। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वो है जो जैसे 4 प्रकार के चीज होते हैं और हर किसी के कर्तव्य होते हैं। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहते हैं ब्राह्मण जो है ना, ये जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से निकले होते हैं, और ये जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से निकले होते हैं, और ये जो वैश्य है वो ब्रह्मा जी के जांग से निकले होते हैं, और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से निकले होते हैं। सबके अलग अलग मतलब कार्य है। ब्राह्मण का कार्य है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का कार्य है अपने देश की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना जैसे राजा करते हैं। वैश्य का कर्तव्य है व्यापार करना, और शूद्र का मतलब धर्म है कि वो दूसरों की सेवा करता है, ठीक है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। हमारा आंसर क्या है इसका, वर्णाश्रम धर्म सामाजिक संगठन का लोकप्रिय उदाहरण है। यह हिंदू समाज को 4 वर्गों में विभाजित करता है, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मा वैदिक कार्य से जुड़े होते हैं, क्षत्रिय देश की रक्षा के लिए जुड़े होते हैं, और वैश्य व्यापार से, और शूद्र सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। बिल्कुल मैंने आपको यही बताया अभी। तो आई होप आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में अच्छे समझ में आ गई होगी। नॉर्मल भाषा में ये जो ब्राह्मण है वो पूजा करते हैं वो ब्राह्मण है, और जो रक्षा करते वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करते वो वैश्य है, और जो दूसरों की सेवा करते वो शूद्र है। मतलब कास्ट है ये सब, ब्राह्मण कास्ट है देखिएगा। क्षत्रिय मतलब राजा को बोलते हैं, वैश्य मतलब साहूकार, कोयरी, महतो, मुंड, ये सब है। और ये जो वैश्य शूद्र है, ये जो शूद्र है तो शूद्र को आप जैसे दूसरों की सेवा जो करते हैं, जिनको अपना ज़मीन का टुकड़ा तक नहीं होता उसको दूसरों की खेती में जाके काम करना पड़ता है, दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है, जो छोटे कास्ट के बिरादरी के लोग होते हैं जिनको हमेशा मतलब उन्हीं को शूद्र कहते हैं, जो दूसरों की सेवा में काम आते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ग संरक्षण का अर्थ क्या है। तो वही जो वर्ग संरक्षण का अर्थ क्या है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है देखिए, समाज कई वर्गों में विभाजित है, इन वर्गों का निर्धारण सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर होता है, अतः विभिन्न वर्गों से समाज की जो संरचना बनती है उसी को वर्ग संरचना कहते हैं, ठीक है। जो देखिए वर्ग तो वही है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और मतलब क्षेत्रीय जो है ना, उन्हीं से समाज बनता है, राजा होता है, सब अपने अपने बिरादरी के होते हैं और सब मतलब समाज का निर्माण करते हैं। कई समाज में वही 4 वर्ग हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, और मैं बता दूं ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और अगर और भी सब्जेक्ट के विषय के चाहिए हो आंसर क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन से सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पुरुषपात से आप क्या समझते हैं। तो पुरुषपात से क्या समझते हैं, ये जो पुरुषपात है ना, ये हर किसी का कर्तव्य है। मतलब जैसे विवाहावस्था होता है, किसी का बाल अवस्था होता है, तो वो
पुरुषपात है, ठीक है। जीवन के 4 अवस्थाएं जुड़े होते हैं, जीवन के 4 अवस्था होते हैं, मतलब जिसमें आपको 4 में धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। मोक्ष मतलब मरना होता है। सब कुछ खत्म हो गया, फिर आपका धर्म करो, अर्थ समझो, काम करो और लास्ट में मोक्ष प्राप्त करके चले जाओ। इसी को पुरुषपात। व्यक्तियों के जीवन में ये 4 व्यवस्थाएं होती है जो हर उम्र के बाद आती है। तो चलिए आंसर की ओर देखते क्या है। प्राचीन हिंदू धर्म में मनुष्य के लिए निर्धारित विशिष्ट कर्तव्य योजना को पुरुषपात के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, प्राचीन हिंदू धर्म में मनुष्य के निर्धारित विशिष्ट कर्तव्य योजना को पुरुषपात के नाम से जाना जाता है। इसमें समाज और व्यक्ति दोनों का कल्याण निहित होता है। बिल्कुल, मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषपात निर्धारित हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये चारों पुरुषपात व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल उनके 4 अवस्थाओं से जुड़े होते हैं। एक बाल अवस्था होता है, एक वृद्ध अवस्था होता है। तो ऐसा बोलते हैं पुरुषपात जीवन के व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक पक्षों से संतुलन स्थापित करता है। ये ना हर उम्र में संतुलन स्थापित करता है। जब बाल व्यवस्था होता है तो वहाँ बच्चा खेलना कूदना यही चाहता है, ठीक है। वैसे ही बाकी और 3 अवस्थाओं को भी मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगी, सभी अवस्थाओं के बारे में। अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा। ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोशियोलॉजी का। इनमें से ये मतलब पूछे हुए सवाल है जो हर साल पूछते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन वही सब है क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हर साल में ज़्यादा पूछे जाए वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और मैंने 12th क्रॉस करी है, तो प्लीज़ आपको पता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए यही हमारा लास्ट वीडियो था। अब आगे हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए। मैं आपके लिए लेके आऊँगी, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। बच्चों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ओके बाय।